कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में बगावत हो गई है। अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन जैसे ही गहलोत समर्थक विधायकों को ये भनक लगी कि सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात हो रही है या ऐसा हो सकता है, तो 76 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आनन फानन में कांग्रेस को 2 पर्यवेक्षक जयपुर भेजने पड़े। पर्यवेक्षक अजय माकन गहलोत गुट के विधायकों से नाराज दिखे। वो एक एक करके मिलना चाहते थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए, लिहाजा उन्होंने अशोक गहलोत से मिलने से भी इनकार कर दिया। गहलोत को मल्लिकार्जुन खड़गे से ही मुलाकात करनी पड़ी। विधायकों की नब्ज टटोलकर दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली वापस आ गए हैं और सीधे 10 जनपद जाकर उन्होंने सोनिया गांधी को राजस्थान में चल रहे सियासी जंग की कहानी सुना दी है और इसकी एक लिखित रिपोर्ट वो 24 घंटे के अंदर उन्हें दे देंगे। और अब सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट के बाद कोई फैसला लेने का मन बनाया है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। आइए कुछ आपको साउंड बाइट सुनाते हैं कि किस किस तरीके से चीज़ें बदली हैं और क्या लौट के कहा। तो अशोक गहलोत गुट के विधायकों की मांग है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर न बनाया जाए। गहलोत गुट के विधायकों में से कोई सीएम बने। कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह खचरियावास का कहना है कि विधायकों ने अपनी मांगे पर्यवेक्षकों के सामने रख दी हैं, अब फैसला हाईकमान को लेना है। जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। एमएलए का कहना यह था कि राजस्थान में एक बार बीजेपी ने षड्यंत्र किया था सरकार गिराने का। उस वक्त ये 102 एमएलए अशोक गहलोत जी के साथ खड़े रहे। अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। लोगों में ये भी रिएक्शन हुआ कि अभिभावक कहाँ है। आज हमारा दुख ये है कि वो लोग जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। उन्होंने कहा इन 102 में से किसी को बना दीजिए। एमएलए अपनी डिमांड कर रहा है। माकन साहब प्रभारी है, प्रभारी का काम है सुनना और पूरी रिपोर्ट आला कमान को देना। तो सोनिया जी को, राहुल जी को उन्हें बताना चाहिए। राजस्थान सरकार के ही मंत्री शांति धारीवाल का भी कहना है कि राजस्थान का सीएम उन्हीं लोगों में से बनना चाहिए जिन्होंने 2 साल पहले सरकार बचाने में गहलोत की मदद की थी। सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो, वो जो 102 आदमी थे जो फेयर माउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ। अशोक जी गहलोत ने सीपी जोशी साहब का नाम लिया हो। सीपी जोशी साहब ने पहले दिन मना कर दिया था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पद से, मैं जहां पर हूं वहां पर प्रसन्न हूं। बिल्कुल। तो मुख्य विपक्षी दल पीछे कहाँ रहती? तो कांग्रेस में मची कलह पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है और राजस्थान सरकार अस्थिर हो गई है। 4 सालों में कांग्रेस ने जो अनस्टेबल गवर्नमेंट दी है, इससे राजस्थान बहुत पिछड़ गया जी। डेवलपमेंट गायब हो गया। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट क्योंकि लड़ रहे हैं ना आपस में। लगातार चैलेंज सचिन पायलट साहब की ओर से आ रहा था और अशोक गहलोत साहब लगातार हमारे पे आरोप लगा रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट अस्थिरता अंदर थी जी, जो उजागर होकर कल सामने आई। लोकतंत्र में बहुमत होना चाहिए ना सरकार चलाने वालों के पास, तो अभी बहुमत कहां दिखता है। तो ये राज्यपाल महोदय कोई अपना निर्णय करेंगे। तो राजस्थान के इस ड्रामे में, इस उठापटक को कैसे समझें? कौन आला कमान है, कौन किसकी सुन रहा है, कौन किसकी नहीं सुन रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि अशोक गहलोत जो बड़े खास माने जाते थे सोनिया जी के, वो बगावत पे उतर आए हैं? और ये मानना बड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित होगा कि उनकी सहमति होगी तभी इतना बवाल हो रहा है, अदरवाइज शायद नहीं होता। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या दरअसल चल रहा है। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मेहमान है सो हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार विकास पाठक और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर शर्मा जी, ये क्या हो रहा है राजस्थान में? आला कमान कौन? पहले सर ये बताइए, कौन किसकी सुन रहा है?
देखिए, ये बात सच है कि आज के दिन जो हमको परिदृश्य देखने को मिल रहा है राजस्थान में, वो चौंका देने वाला है। देखिए, हमने राजनीति में बहुत कुछ होते हुए देखा है। बहुत से लोगों को पाला बदलते हुए देखा है, बहुत से लोगों को तेवर बदलते हुए देखा है, बहुत से लोगों को पार्टीज बदलते हुए देखा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे अशोक गहलोत जी से ये अपेक्षा नहीं थी। अशोक गहलोत ने हमेशा अपने आप को एक पार्टी का, जिसे कहते हैं बिग ब्रदर, बड़ा भाई की तरह अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी छवि बनाने की कोशिश की है और उन्होंने बहुत तत्पर होकर गांधी परिवार का समर्थन भी किया है। बावजूद इसके कि जब आखिरी वर्किंग कमेटी मीटिंग जहां पर राहुल गांधी ने रिजाइन किया, उस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी ने जिन लोगों पर थोड़ा सा वो बरसे, उनमें से अशोक गहलोत भी एक थे। अशोक गहलोत, कमलनाथ और चिदम्बरम, जिनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई लोग अपने बच्चों को जिसवाने में लगे थे, पार्टी पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, उसमें ये भी थे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने परस्पर गांधी फैमिली को अपना सपोर्ट दिया है, कम से कम ये दावा किया है। अब जो आज के दिन राजस्थान में हुआ, उसके बाद मैं सच सच बताऊं, मैं हो सकता है गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन अशोक गहलोत ने जो अपनी बायोडाटा था, करिकुलम विटे था, जो अपना रिकॉर्ड था, वो खराब किया है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे आसीन होने के लिए। अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे आसीन नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत कठिनाई होगी उनको, और ये भी हो सकता है कि अंततः गत्वा न खुदा ही मिला न विसाले सनम, हम इधर के रहे न उधर के रहे। आज के दिन सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होगा, आज के दिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। सर, उससे बड़ा सवाल ये भी हो सकता है कि कांग्रेस में इकबाल किसका है, कांग्रेस पार्टी कैसे चल रही। एक सवाल और सर आपसे छोटा सा, इतने सालों तक 3 बार मुख्यमंत्री, सत्ता के बिल्कुल करीब, गांधी परिवार के बिल्कुल करीब, 4-5 दशक से राजनीति में है, फिर भी सत्ता का इतना मोह है या कुछ और बात है? देखिए, मेरे को हैरानी होती है, बहुत से लोग जिनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोच पत्रकार लोग रखते थे, उनमें से मैं भी था एक। जैसे मिसाल के तौर पे गहलोत साहब, अमरेंद्र सिंह जी, और अपना आजाद साहब और सुनील जाखड़ साहब, इन सबके बारे में एक बड़ी पॉजिटिव सी इमेज हम रखते थे कि ये लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं और परिपक्व भी हैं और लंबा रिकॉर्ड भी है, तो पार्टी के लिए लगता है कि अब इस उम्र में ये कुछ करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में कोई रिटायरमेंट एज होती है या कोई उसको मानने को तैयार है, और पॉलिटिक्स में कोई बैटॉन जिसे बोलते हैं ना, हैंडिंग ओवर द बैटॉन, रिले रेस दौड़ने को कोई तैयार है। सब कोई जो अकेले दौड़ना चाहते हैं, 100 मीटर के चैंपियन होना चाहते हैं, मैराथन कोई नहीं दौड़ना चाहता, ना कोई 400 मीटर दौड़ना चाहता है या 800 मीटर दौड़ना चाहता है डंडा दूसरे। सर, ये तो मैराथन 3-4 बार दौड़ चुके हैं, अब भी रुकने को मान नहीं रहे। मतलब गहलोत साहब कितना दौड़ेंगे अब तो इनको रुक जाना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, हाँ। हमारे देश में 4-4, 5-5, 6-6 बार चीफ मिनिस्टर रहने वाले लोग भी हमने देखे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम इस पे तो प्रयास ना करें। हाँ। लेकिन ये बात सच है कि अशोक गहलोत साहब ने जो किया है आज के दिन, अब उसमें कितना उनका हस्तक्षेप है वो तो जब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे जब भी पता चलेगा। लेकिन जो उन्होंने किया है वो उन्होंने अपने आप को ज्यादा आहत किया है। आई थिंक ही हैज फॉलन ऑन हिज ओन स्वॉर्ड, अपनी ही तलवार पे गिर गए, वो बूमरैंग कर गया। प्रोफेसर दुबे, कांग्रेस के अंदर ये एक समस्या दिखती है मुझे कि अभी देखिए राहुल जी
देश जोड़ो की यात्रा चला रहे हैं, बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, और इधर घर के अंदर ही कांग्रेस तोड़ो चल रहा है कार्यक्रम, और इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि पार्टी की तो किसी को चिंता है ही नहीं, सबको शायद निजी स्वार्थों की चिंता है। और जो शर्मा जी कह रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि बिग पिक्चर तो कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए शायद ये है। और इसी से जुड़ा सवाल है कि भैया कांग्रेस में चलती किसकी है? सोनिया जी की नहीं सुनी जा रही है, अशोक गहलोत ने बगावत कर दी है। तो आपको ध्यान होगा, हम लोग जब पिछले हफ्ते इसी पे चर्चा कर रहे हैं तो आपने कहा था कि पारिवारिक कलह का भी एक परिणाम हो सकता है, वही है क्या ये? देखिए, मेरा दृष्टिकोण इस मसले के बारे में थोड़ा सा अलग सा है, और उससे काफी असहमति होगी हमारे साथियों को, लेकिन फिर भी मैं अपने दृष्टिकोण को जरूर कहूंगा। मेरा मानना है कि हम में से कोई भी अशोक गहलोत की जगह होता तो इस वक्त वही करता जो वो कर रहे हैं। अगर वो पार्टी के अंदर होता और वो पॉलिटिक्स करता होता, पॉलिटिशियन होता, कोई भी व्यक्ति जिसको आप मुख्यमंत्री पद से हटा रहे हैं ये कहकर कि आपको राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी जाएगी, आप एक ऐसे व्यक्ति को, अगर उसको ये लगेगा कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जो कि उसकी पसंद नहीं है और जिसको वो सख्त नापसंद करता है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो पेशबंदी करेगा। आप इसे बगावत कह रहे हैं, मैं इसे पेशबंदी कह रहा हूं, जो हर पॉलिटिशियन करता है उसे करनी चाहिए। अगर अशोक गहलोत अपने मन के व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए तो कांग्रेस का संगठन खाक चलाएंगे? वो कांग्रेस का संगठन एक दिन नहीं चला पाएंगे। यहीं से वो अपनी स्वायत्तता यानी अपनी ऑटोनॉमी स्थापित कर रहे हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि वो केवल मोहरे नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको वहां से कह दिया जाए कि आप अध्यक्ष, आप मुख्यमंत्री छोड़ दें, मुख्यमंत्री छोड़ के वो यहां आ जाएं, और फिर उनका जो धुर विरोधी है जो उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर चुका है, और हम सब लोग जानते हैं कि भाजपा के साथ बातचीत कर रहे थे सचिन पायलट, सब ये एक हकीकत है, और उनको मुख्यमंत्री वहां बना दिया जाए। जबकि पिछले लंबे अरसे से राजस्थान की कांग्रेस में सचिन पायलट का कोई योगदान नहीं है, वो केवल टॉक के विधायक भर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना नीति निर्माण में उनका कोई योगदान है, ना उन्हें किसी मीटिंग में रखा जाता है, कुछ नहीं। और अशोक गहलोत ने जिस तरह से वहां मुख्यमंत्रित्व अपना चलाया है, उसमें उन्होंने सचिन पायलट की राजनीति को ढक्कन बना दिया है। अब उस व्यक्ति को अचानक लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है, और उसे लगता है आला कमान में भी उसके सपोर्टर हैं। मीडिया में भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है, चूंकि वो बढ़िया हार्वर्ड की वहां से पढ़ के आया है, विदेश से बढ़िया अंग्रेजी बोलता है, तो मीडिया में बहुत से लोग चाहते हैं कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं ये समझता हूं कि गहलोत ने जो कदम उठाया है, इसमें बहुत सारी कमी बेशी हो सकती है, 19-20 हो सकती है। हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों को, आला कमान को उनकी कोई बात बुरी लग जाए, लेकिन इस राजनीति का जो सार है वो सार बिल्कुल ठीक है। आप उनको सत्ता छीन के उनको संगठन देना चाहते हैं। दुबे जी क्या आप उनके विरोधी को मुख्यमंत्री बना देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा दुबे जी मुझे एक जानकारी दर्शकों के लिए, क्या ऐसा है कि वो सचिन पायलट का ही नाम लेके गए थे अजय माकन जी, और ये संबंध तय हो गया था कि सचिन पायलट बनेंगे क्या? देखिए, ये अजय माकन तो बाद में गए। पहले से लगातार एक कोशिश चल रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके लिए मीडिया में भी एक लॉबी है जो इस चीज को पुश कर रही है। सर, मीडिया बना सकती है किसी को सीएम क्या? ट्वीट कर रहे हैं लोग। आप देखिए ना, बहुत सारे पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं कि कांग्रेस का विनिंग फार्मूला क्या है। कांग्रेस का विनिंग फार्मूला ये है कि राजस्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो और केंद्र में अशोक गहलोत अध्यक्ष हो। मैंने ऐसे ट्वीट आज सवेरे से 2-3 देखे हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो गजब हो जाएगा। नहीं, आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं सर। देखिए, पत्रकार और कांग्रेस का एक खेमा, और जो पॉलिटिकल एलीट है, वो सबको लगता है कि ये जो जादूगर टाइप का आदमी है, पिछड़े वर्ग से आता है, ये ठीक है, ये बहुत तिकड़मबाज है, बहुत मजबूत है, राजस्थान की राजनीति में जमा हुआ है, एक ये मौका है, ये हट जाए और हमारा एक जो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट है, ये इसको हम बैठा दें, चाहे भले ही राजस्थान में चुनाव जिताने की उसकी हैसियत हो या ना हो। सर, पिछले चुनाव में तो अध्यक्ष थे उन्होंने। मैं ये मानता हूं कि अशोक गहलोत के समर्थक जो कर रहे हैं वहां पे, वो बगावत नहीं है, बगावत के रूप में उसको पेंट किया जा रहा है सर। लेकिन दुबे जी, अध्यक्ष बनने से पहले आप अपनी ये ताकत दिखाना चाहते हैं। और मजेदार बात देखिए, आप जो 3 शर्तें रखी गई हैं माकन जी के सामने, जो उन्होंने बयान में कहा है कि अकेले नहीं मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे,
ऐसे किसी आदमी को आप सीएम नहीं बनाएंगे जो 2 साल पहले सरकार गिराने की कोशिश कर चुका है। और एक आप रेजोल्यूशन पास करिए कि यहाँ कौन सीएम बनेगा, इसका फैसला आला कमान लेंगे और ये फैसला 21 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा। ये क्या है जी? नीरज जी, ये सारी शर्तें उचित हैं। हाँ। अगर आप मुझसे, मैं कह रहा हूं, अगर मैं अशोक गहलोत की जगह होता तो ठीक यही काम करता जो वो कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूं, आप उनकी जगह होते तो आप एग्जैक्टली यही करते। विनोद जी भी यही करते। अगर ये नहीं करते तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, जो पॉलिटिक्स में कोई नहीं मारता। विनोद जी, एक ये बिग पिक्चर नहीं देख रहे। देखिए, बिग पिक्चर छोटी पिक्चर की उपेक्षा करके, नजरअंदाज करके नहीं देखी जाती है जी। राजस्थान की राजनीति को कूड़ेदान में फेंक के आप राष्ट्रीय राजनीति की रचना नहीं कर सकते जी। ये आला कमान ने, मैं पूछना चाहता हूं, आला कमान ने अशोक गहलोत के सामने ये प्रस्ताव क्यों रखा कि पहले वो इस्तीफा दे दें, उसके बाद अध्यक्ष चुने जाएं? ये कहां होता है भाई? पहले उनको अध्यक्ष चुनवाना चाहिए था, फिर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था। ये कहां होता है कि पहले आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आपको अध्यक्ष चुना जाएगा? आपका अध्यक्ष चुना जाना तय है कि पहले रिजाइन कर दीजिए। जी जी विनोद जी का इसमें जवाब बनता है। आपने विनोद जी के एकदम एंटी एक नई थीसिस रखी है। विनोद शर्मा जी, ये पेशबंदी है, बगावत नहीं है। अब है, देखो मेरी बात सुनिए। अब है अपनी बात रख रहा है और मैं उसकी बात से काफी हद तक एग्री भी करता हूँ। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जिसने कोई फॉर्मूला दिया था। मैंने यही बात पहले दिन रेज की थी कि यू कांट बी प्लेसिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप किसी आदमी को एक इलेक्शन लड़ने के लिए कह रहे हैं, उसके इलेक्शन जीतने से पहले आप उसका इस्तीफा लेना चाहते हैं जिस पद पे वो आसीन है। भाई, 1 मैन 1 पोस्ट तो जब लागू होगा जब 2 पदों पे वो होगा। 2 पदों पे होने से पहले कैसे 1 मैन 1 पोस्ट लागू हो जाएगा? ये बात मैंने भी लिखी थी। और मेरा तर्क ये था कि जब कोई आदमी एमएलए होता है और एमपी का इलेक्शन लड़ता है, तो क्या एमएलए का इलेक्शन आप रिजाइन कर देता है एमएलए से और फिर लड़ता है एमपी का इलेक्शन? जब वो जीत जाता है दूसरा इलेक्शन, उसके बाद त्याग पत्र देता है पहले पद से। ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है। विनोद जी टेक्निकली आप सही कह रहे हैं, लेकिन पार्टी बड़ी है कि पद बड़ा है? मुख्यमंत्री बड़ा है, पार्टी बड़ी है? नहीं, इसमें टेक्निकली क्या है भाई? नहीं ठीक है, आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन पार्टी अगर कह रही थी इस्तीफा दो, तो आप ये लॉजिक लेके जाएंगे? ऐसा तो कोई नियम नहीं है क्या? वो नियम है, कह रहे हो? ऐसा है भाई। राहुल जी ने क्या कहा था कोच्चि में? देखिए कि मुझे लगता है उदयपुर में जो तय हुआ था उसका पालन होगा। देखिए, मैं राहुल जी की बात से या उदयपुर में जो हुआ था, मैं उसके बिना पे आपसे तर्क नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बात रख रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ये जो तरीका, जिस तरीके से पूरा प्रकरण रचा गया, वो गलत तरीका था और गहलोत को मनाया जा सकता था और गहलोत को भी ज्यादा परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। जो कल हुआ वो सारा सुनियोजित था। वो लग रहा था कि भाई वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं गहलोत साहब, या उनके जो समर्थक हैं वो ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट के पास एमएलएज नहीं है, और जिसके पास एमएलएज नहीं होती वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ये बात सच है कि नहीं? और ये जो इस्टेब्लिश करना था, ये एक पॉलिटिकल मूव था गहलोत लॉबी की तरफ से सचिन पायलट को चेकमेट करने के लिए और उनके समर्थकों को चेकमेट करने के लिए। और जो केंद्रीय नेतृत्व था कांग्रेस का और जो ऑब्जर्वर्स वहां गए थे, उनको इसको फैक्टर इन कर लेना चाहिए था इस बात को। और दूसरी बात, आज वहां पर वही हो रहा है जो रनिंग कमेंट्री दी जा रही है, क्या बातचीत हुई, कहां से मिले, कौन मिला, और हम क्या कहने जा रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष को, जो कि पंजाब में हो रहा था, जहां पर हमारे दोस्त हरीश रावत जी रनिंग कमेंट्री दे रहे थे। कभी आपने भारतीय जनता पार्टी को ऐसी रनिंग कमेंट्री देते हुए देखा है क्या? सुना है क्या? और आपने सवाल भी पूछे हैं क्या नीरज जी? सर वहां ऐसा माहौल बना नहीं तो मैं पक्का पूछता। वहां ऐसा ड्रामा हुआ। देखिए, आप कितना पूछते हैं ये भी हम जानते हैं। अरे सर मैं पक्का पूछता। बात को दोस्तों में रहने दो, अपनी दोस्ती में रहने दो इस बात को। नहीं, वहां कहाँ हुआ सर, बताइए। कह रहा हूँ सच्चाई ये है नीरज कि ये मिसहैंडल्ड मामला है सारा। लेकिन अब भी मैं गहलोत से अपेक्षा करता हूं कि वो स्टेट्समैनशिप दिखाएं। वो एक सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अब भी वो स्टेट्समैनशिप दिखाकर
पार्टी को इस डिस्ट्रक्शन के जी। कगार से वापस खींच सकते हैं। सर मैंने अगर- तो यही अगर उनको अपनी वही छवि बनाई रखनी है जो छवि आज तक उनकी है कि मैं तो पावर के लिए नहीं हूं, मैं तो राजस्थान की सेवा के लिए हूं, मैं कांग्रेस की सेवा के लिए हूं, ये तो कहने के लिए होता है गांधीवादी सर। हूं। ये गांधीन के काम नहीं है किसी, ये कहने के लिए होता है सर। वर्क ऑफ एनी गांधीयन। सर देखिए विनोद जी आपने और दुबे जी ने जो रखी बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है, पर्सपेक्टिव है। मैं तो वही बात कह रहा था कि बिग पिक्चर अशोक गहलोत जी भी नहीं देख रहे हैं। 3 बार के सीएम, इतनी लंबी पारी, उतना सत्ता का सुख भोग चुके हैं, उसके बावजूद भी वो लालच दूर नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आप विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आता हूँ, आपकी रीडिंग क्या है इसमें? थोड़ा क्रोनोलॉजी देखिए। जब दिल्ली बुलाया गया था अशोक गहलोत जी को, जब उन्होंने ये बयान दिया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक आदमी 2 पद नहीं रख सकता और ये उस पर लागू होता जिसको अपॉइंट किया गया, हम तो इलेक्टेड हैं। उसके बाद उनको दिल्ली बुलाया गया, राहुल जी का बयान आया तो उन्होंने बयान बदला। तो जब वो मिलके आए थे दिल्ली में, उसके बाद तो उनको पता था ना, लेकिन दिल्ली आने से पहले उन्होंने सीएलपी की बैठक बुला के क्या तय किया था? वो ये पूरा ड्रामा करके गए थे ना फिर, विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए नीरज जी, मैं विनोद शर्मा जी और अभय दुबे जी की दोनों की बातों से लगभग सहमत हूँ। सर दोनों कैसे सहमत हो सकते हैं? एक से होइए ना। दोनों अलग अलग बातें हैं। विषयांतर हो जाएगा। जी जी जी, अलग अलग वास्ते नहीं है। देखिए बिल्कुल दोनों का जी मैं इसलिए नहीं वो, चूंकि अभय दुबे ने बहुत व्यवहारिक बात कही है। हाँ। जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है वो यही होती है। हाँ। और विनोद शर्मा जी ने आइडियल बात कही कि होना ये चाहिए था, जो हम सब ये चाहिए, लेकिन जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है वो विनोद अभय जी ने कही। मैं इसको थोड़ा सा और चीजें इसमें जोड़ता हूँ, उनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ये बताइए 2-3 चीजें हैं। कांग्रेस लीडरशिप को ये मालूम था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या रिश्ते हैं, बातचीत तक नहीं होती दोनों के बीच में। तो जब अगर कांग्रेस हाईकमान ने ये मन बना लिया था कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जैसा कि परसेप्शन क्रिएटेड है सब जगह, और सचिन पायलट के नजदीकी लोगों ने और कांग्रेस तमाम नेताओं ने कहना भी शुरू कर दिया था, और जिस तरह सचिन पायलट जाके विधायकों से मिल रहे थे राजस्थान में और करीब 100 से ज्यादा विधायकों से उन्होंने 1-to-1 बात की, तो ये मैसेज हो गया था कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अशोक गहलोत इसके विरोध में थे। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ बिठा करके कांग्रेस के लीडरशिप ने या किसी बड़े नेता ने बात की? क्यों नहीं की? ये होता रहा है, अगर 2 विरोधी नेता हैं तो उनको बिठा के उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है। ये तो पंजाब में भी नहीं किया। ये जो बात विनोद शर्मा जी कह रहे हैं या नहीं, तो पंजाब सामने तो है ना, देख लो। नहीं किया तो देख लो सामने क्या हुआ पंजाब में। तो आप पंजाब दोहराना चाहते हो क्या? उससे सीखना, सबक लेने की बजाय आप वही करना चाहते हो क्या? भाई एक अच्छे स्टेट को आपने आम आदमी पार्टी को सौंप दिया, दूसरा किसको सौंपोगे? अब ये तो पहली मतलब कोशिश होनी चाहिए कि दोनों आप अलग अलग मिल रहे हैं। सोनिया जी से अशोक गहलोत अलग मिल रहे हैं, सचिन पायलट अलग मिल रहे हैं, राहुल जी से अशोक गहलोत अलग मिल रहे हैं, सचिन पायलट अलग मिल रहे हैं। अरे भाई एक साथ बिठा के दोनों के बीच पहले तो संवाद कराइए अगर आपको बनाना है, और अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दीजिए कि आप इसको इंश्योर करिए, और उनको इंश्योर करिए कि आपके सारे हित सुरक्षित रहेंगे, सचिन पायलट आपके कमांड में रहेंगे। ये सारी चीजें की जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है, एक तरीका, एक मैकेनिज्म बनाया जाता है जो कि वरिष्ठ नेता करते रहे। वैसा कोई नेता आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं है अहमद पटेल के जाने के बाद। दूसरी बात, जो कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज है अजय माकन साहब, जो आज रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं, जैसा विनोद जी कह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? उन्होंने इस क्राइसिस को पहली बात तो वो कहीं राजस्थान में दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और जबकि ये मसला चल रहा था पिछले 1-1.5 महीने से, उनको सारी सिचुएशन को एसेस करके हाईकमान को पहले नहीं सूचित करना चाहिए था क्या? जो बात हमको 2:30-3 बजे मालूम हो गई थी कि पैरेलल मीटिंग होने जा रही है, जो दिल्ली के तमाम पत्रकारों को मालूम हो गई थी, वो अजय माकन साहब को नहीं मालूम हो सकती थी क्या? इसलिए कि आप विधायकों से मिल नहीं रहे, आप तो गए और जाके सीएम के घर में बैठ गए और पीसीसी प्रेसिडेंट के पास बैठ गए। विनोद शर्मा जी बहुत लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, मैंने भी कवर किया है बहुत सारे। कांग्रेस का जो, या बीजेपी में वो सिस्टम है, जो स्टेट इंचार्ज होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो लगातार राज्य के संगठन के विधायकों के सबके टच में रहता है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से अलग के अलावा भी उसका अपना एक नेटवर्क होता है, जिससे वो सारी सिचुएशन का असेसमेंट करके विनोद जी एक छोटा सवाल यहाँ पे मैं पूछने पर अवगत कराता रहता है। विनोद जी एक छोटा सवाल, देखिए ये मामला तब ज्यादा बिगड़ा जब वो दिल्ली आके वापस गया अशोक गहलोत, तब तक तो नहीं लग रहा था। तो माकन जी हो सकता है अंदर कर रहे होंगे भाई कि मिलना है, ये तो बवाल तो भी 2 दिन में कर दिया उन्होंने। माकन जी
और फिर आलाकमान ने कहा होगा कि देखो क्या हो रहा है। आ गया ना कल जो माकन जी कर रहे थे। नहीं माकन जी क्या कर रहे थे, माकन जी जो कर रहे थे तो कल सामने आ गया ना कि एक भी विधायक से आपका संवाद नहीं है। यार हमको जब मालूम पड़ गया, 4-5 विधायकों से हमने बात की कि होने जा रहा है, अगर माकन जी का नेटवर्क होता विधायकों में, अगर उनके विधायकों से संवाद होते तो उनको पता लग गया होता सुबह, फिर वो कोई स्ट्रेटजी बनाते, वो सीएलपी की बैठक टाली जा सकती थी। और वो बताते हैं हाईकमान को इसमें माहौल ठीक नहीं, पहले हम विधायकों से बात कर लें, उनको तैयार कर लें, फिर सीएलपी की बैठक बुलाएंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। सर गहलोत जी सोनिया जी की सुन रहे ना, माकन जी की कहाँ सुन लेंगे? माकन जी बहुत जूनियर है उनके। नहीं माकन जी की सुन, अरे सोनिया जी तो सुनती ना गहलोत जी, माकन जी की। तो सोनिया जी टीवी देख रही होंगी, उनको भी तो पता होगा ये सब क्या चल रहा है, खाली माकन जी को थोड़ी पता होगा। यार टीवी तो कल पता लगा था, मैं तो एसएस करने की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी जी देखिए, इसको हंसी में बहुत गंभीर मामला है। हाँ। सोनिया जी टीवी देख रही, सोनिया जी या कोई भी पार्टी का लीडर जो है, भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कुछ होता है तो मोदी जी या नड्डा जी बाद में आते हैं, पहले उनके इंचार्ज आते हैं। बिल्कुल। अब याद करिए जब योगी जी को हटाने की बात चल रही थी तो राधा मोहन सिंह और सारे लोग जाकर के उत्तर प्रदेश में कर रहे थे एक्सरसाइज, कि नहीं कर रहे थे? और उसके बाद वो तो राज्यपाल तक जा रहे थे वहां पर लेके विधायकों को दस्तखत वाले पत्र, लेकिन वो क्राइसिस इसलिए सॉल्व हो गई क्योंकि पार्टी का मैकेनिज्म था। तो ये मैकेनिज्म क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी में बनाया अहमद पटेल के जाने के बाद? ये जिम्मेदारी किसकी है? और प्रभारी की ठीक है, अशोक गहलोत ने जो किया, जो अजय द्विवेदी कह रहे हैं या सचिन पायलट जो कर रहे हैं, सत्ता की लड़ाई में सब अपना करते हैं। सचिन पायलट जी के पास इतना बढ़िया मौका था 2 साल में, जब वो वापस उनको पार्टी में आए और वो प्रयास उनका फेल हुआ कि वो विधायकों का विश्वास जीत सकते थे। उसके लिए उन्होंने कितनी कोशिश की, अगर कोशिश की होती तो शायद कल जो है 92-93 विधायक उनके यहाँ धारीवाल जी के यहाँ नहीं जाते, कम से कम 30-35-40 विधायक तो उस बैठक से अलग अपने को करते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इस तरह से उनकी भी ये एक तरह से होमवर्क उनका भी कमजोर था, सचिन पायलट का भी, उनको भी ये चीजें, वो सिर्फ हाईकमान के भरोसे थे। उनको लग रहा था ये इंदिरा गांधी के जमाने का हाईकमान है कि एक बार जो कह दिया जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, हाईकमान तो आप पंजाब में देख चुके हो। हाँ, नहीं विनोद जी, ये एक्सरसाइज आपकी बात बिल्कुल सही मानते हुए मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री कर रहा हूं कि माकन जी पे ठीकरा फोड़ने की वो एसेस नहीं कर पाए, वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। देखिए हम सब लोग एक ही जगह एक ही समय पर सब न्यूज़ कंजम्पशन चल रहा है, तो जितना माकन जी को पता रहा होगा उतना राहुल जी को भी पता रहा होगा। राहुल जी ने तो कोच्चि से ही समझाया था कि भाई 2 पद नहीं हो सकते, तो उन्होंने मान भी लिया था। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा माकन जी के ऊपर ठीकरा फोड़ने वाली बात है कि उन्होंने एसेस करके ठीक से नहीं बताया। माकन ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ, माकन जी की जगह कोई और भी होता अगर, तो भी मैं देखिए, आप पिछली क्राइसिस याद कीजिए, अविनाश पांडे थे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, आप उठा के देख लीजिए उस समय की सारे दौर किस तरह क्राइसिस हैंडल की थी उन्होंने। सारा कुछ अविनाश पांडे पर फोकस था और अविनाश पांडे ही सबसे बात कर रहे थे, सारे विधायकों से, सबके जो बागी विधायक से उनसे भी जो जाने की स्थिति में थे। और अशोक गहलोत नहीं सर, वो तो विनोद जी वो क्राइसिस को कुछ समय के लिए दबा दिया गया, उसी का तो विस्फोट 2 साल बाद हुआ था, सचिन पायलट ने किया था। नहीं, मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ जब 2 साल बाद जो क्राइसिस हुई उसकी बात कर रहा हूँ, तो सचिन पायलट ने विस्फोट किया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए क्या हो रहा है, वो क्या मैनेज करके आया था अविनाश पांडे जी, अभी देखिए ना क्या हो रहा है। अविनाश पांडे 2 साल बाद अविनाश पांडे क्या मैनेज करेंगे? अब तो मैंने जिनको करना उनको नहीं, उस समय भी रफा दफा कर दिया गया था। आप इस चैनल के एडिटर हैं, आप चले गए, दूसरा आ गया और फिर क्राइसिस हुई, तो आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है, ये तो उसकी जिम्मेदारी होगी ना जो अफेयर्स देख रहा है। 1.5 साल से अजय माकन 1.5 साल से वहां पर जो इंचार्ज है, उनका कितना विधायकों से राब्ता है? कल हर विधायक से वो कहते बातें नहीं करते। मैं यही तो कह रहा हूं सर, आप प्रैक्टिकली देखिए, आप सिद्धांत की बात कर, प्रैक्टिकली अशोक गहलोत जी की बात उनके औरा उनकी रसूख के सामने माकन जी की चलेगी क्या? उनका विधायक क्यों सुनेगा माकन जी की? माकन जी बने इंचार्ज बने रहेंगे। सवाल माकन जी का चलने का नहीं है, सवाल तब चलती है आपकी जब विधायकों से आपका राब्ता होता है। जब आपका राब्ता ही नहीं है विधायकों से, तो 10 विधायक आपके साथ नहीं आए। सर विधायकों को दे क्या सकते हैं आप? राब्ता तब बने जब आप विधायकों को कुछ दे सकते हैं। अरे भाई टिकट तो हाईकमान ही देता है पार्टी का, अभी विधानसभा का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज का महत्व आप समझ नहीं रहे। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज का कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में पीसीसी से भी अध्यक्ष से भी बड़ा महत्व है। सर गहलोत जी तो अपने प्रॉक्सी भी खड़े कर लेते हैं राजस्थान में, इतने पावरफुल आदमी है, इंचार्ज क्या करेगा सर? प्रैक्टिकल बात तो ये भी है। तो अब सवाल ये है, सवाल सबने नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि इस क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता था। किया जा सकता था, बिल्कुल सही। कल की सीएलपी की मीटिंग जो है वो टाली जा सकती थी अगर पहले से आपको लगता है कि गहलोत जी का खेमा ये कर रहा है,
इसमें चूक गए माकन जी। गहलोत जी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, इतनी ताकत नहीं थी जी। उनकी, लेकिन गहलोत खेमे की रणनीति का पता लगा सकते थे और उस पता लगा करके उसके आधार पर कोई रणनीति अपनी बना सकते थे और ये फजीयत होने से पार्टी को बचा सकते थे। जी, ये मैं कह रहा हूं। जी विकास पाठक जी, क्या कांग्रेस की हम लोग चर्चा करें, आपकी रीडिंग क्या वो बताइए। एक सवाल और जोड़ देता हूं कि क्या कंडीशंस अप्लाई करके हम पद लेंगे क्या पार्टी के अंदर, जैसा कि अभी विनोद जी ने भी तस्दीक की और दुबे जी ने भी, कि अपना रसूख और अपनी दमदारी, अपनी स्वायत्तता दिखाने के लिए ज़रूरी है कि मेरा ही आदमी वहाँ सीएम बनेगा, ये इंश्योर हो जाएगा, मैं तभी इस्तीफा दूंगा, मैं तभी चुनाव लड़ूंगा। कंडीशंस अप्लाई होती हैं क्या? पार्टी बड़ी होती है कि आपका निजी हित बड़े होते हैं? देखिए, वैसे कहिए तो पार्टी बड़ी होनी चाहिए और अगर कोई डिसेंट भी हो तो वो अंदर एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक दिन एक खबर आई और 85 लोग 90 लोग रिजाइन करते घूम रहे हैं। वो मैं मान रहा हूं, लेकिन उसमें ये भी है, देखिए कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ सालों में जो स्थिति रही है और वो एक पैटर्न पकड़ चुकी है। अभी लगता यह है बहुत सारे नेताओं को, पंजाब का एक्सपीरियंस हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह हटाए गए, वहां भी ऐसा हुआ कि जनरली क्या होता है, पनिशमेंट मिलता है चुनाव हारने के बाद। वहां पहले ही मिल गया कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ी स्ट्रांग है तो इसलिए जो है आप जाइए, तो पार्टी टूट गई। फिर नवजोत सिंह सिद्धू वहां थे काउंटर वेट टू अमरिंदर सिंह, यही हरियाणा में हुआ था। अशोक तंवर वहां थे काउंटर वेट टू भूपेंद्र सिंह हुडा, यही अब राजस्थान में हो रहा है। सचिन पायलट वहां रहे हैं एज अ काउंटर वेट टू अशोक गहलोत। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पार्टी क्योंकि केंद्रीय लेवल पे अच्छा नहीं कर रही है, 10 साल पुरानी परिस्थिति नहीं है, तो हर नेता को ये भी लग रहा है कि मुझे अपनी राजनीति बचानी है। तो गहलोत जी को शायद ये लगा कि मुझसे पहले त्यागपत्र दिलवा रहे हैं और उसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगा अध्यक्ष का, तो वहां कुछ अगर 19-20 इधर उधर हो गया तब तो मेरी इनिंग्स खत्म। दूसरा, उनको ये पता है, मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही जाए कांग्रेस के, क्या कांग्रेस 2024 में चुनाव जीतने वाली है, जिसमें क्या वो उसका प्रधानमंत्री बन सकते हैं या होम मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर ऐसा होगा कि मान लीजिए पिछला इलेक्शन का रिजल्ट ही रिपीट हो गया 2 साल बाद, उनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा जैसे राहुल गांधी ने दिया था, और चीफ मिनिस्टर होंगे राजस्थान के सचिन पायलट। तो ये जो है बेसिक चीज ये है कि जब कोई पार्टी अच्छा नहीं कर रही होती है, राजनीति में लोग प्रैक्टिकल रूप से केवल समाज सेवा के लिए नहीं होते, शायद लोग ब्यूरोक्रेट भी केवल समाज सेवा के लिए नहीं बनते। तो राजनीति में लोग होते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, कुछ हद तक एक विचारधारा होती है, आइडियली होनी चाहिए, साथ में क्या है कि आपका करियर भी चलना चाहिए। जब पार्टी बहुत वीक दिखाई देती है, अशोक गहलोत साहब को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं, पहली चीज तो मुझसे पहले इस्तीफा क्यों दिलवाया जा रहा है, दूसरा मान लीजिए मैं अध्यक्ष बनी गया तो उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस की वापस आ गई 50 सीट और बोला गया कि अशोक गहलोत फेल हो गए और अशोक गहलोत के सिर पर ठीकरा फूट गया और उनको वहां से भी नदारद कर दिया गया और इधर सचिन पायलट बैठे ही होंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई ट्रांजिशन हो कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं तो मेरा आदमी यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, या फिर मुझसे त्यागपत्र तब लिया जाए जब मैं अध्यक्ष बन जाऊं। तो ये था, और इसके बाद क्या होता है, जो हाई कमान है उसको लगेगा कि भाई ये डिसेंटर हैं तो अब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो कुल मिला के स्थिति, चाहे वो पंजाब में आप देखिए चाहे आप राजस्थान में देखिए, ये बेसिकली क्या है, एक पार्टी के अंदर 2-3 प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो हाई कमांड जो है हमेशा एक कंट्रोल रखना चाहता है राज्यों पे, राज्यों के अंदर कुछ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो हाई कमांड से ज्यादा पॉपुलर हैं इलेक्टोरली। अब वो चीफ मिनिस्टर सोच रहे हैं कि भाई हमें रोकने के लिए कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है, वो अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं, और जो दूसरा आदमी बैठा हुआ है वो खुद सत्ता में आना चाह रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बेसिकली पार्टी को स्प्लिट की तरफ ले जाता है और ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मेरे हिसाब से इतने ओपन डिसेंट लगातार, इतने ओपन रिवोल्ट्स अनएक्सपेक्टेडली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देते। और मैं तो ये भी कहूंगा, जैसे विनोद सर ने भी कहा था, कई लोगों ने यहाँ कहा, कभी कभी हो सकता है, मेरे ख्याल से आडवाणी जी की राजनीति में बहुत टिप्पणियां हुई, लेकिन आडवाणी जी से ये सीख जरूर हर पार्टी के लोगों को लेनी चाहिए कि कैसे आप 30-40 साल सत्ता से बाहर रह सकते हो, सत्ता में आने के बाद जब वापस सत्ता में आने का चांस हो तो साइडलाइन हो सकता है, उसके बाद भी उसी पार्टी में रह सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्ग टर्म में चलना है। जी प्रोफेसर दुबे, आपने एक बात की थी सचिन पायलट के बारे में कि वो उनकी राजनीति एकदम डब्बा बंद हो गई, लेकिन उस अकेले आदमी ने बिना कुछ किए, पता नहीं उसका नाम प्रपोज हुआ कि नहीं, वो भूचाल मचा दिया, उसी के चक्कर में सारा कांड हो रहा है। नहीं, ये मैं माफी चाहता हूं अगर मैंने किसी को तकलीफ दी हो अपनी बात कह के, लेकिन ये पूरा जो भूचाल है ये सचिन पायलट ने नहीं मचाया है।
देखिए सचिन पायलट के साथ तो विधायक ही नहीं है, वो भूचाल कैसे मचा सकते हैं? अगर सचिन पायलट के साथ अभी 102 में से 50 या 60 विधायक होते तो हम मानते हैं कि उनकी कोई दावेदारी है जिसके आधार पर वो भूचाल खड़ा कर सकते हैं। उनके साथ तो कोई है ही नहीं। सवाल ये उनके साथ कौन है? उनके साथ वो लोग हैं जो पहले उन्हें, जब राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीती थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। वो लोग उनके साथ हैं। इस बीच में उन्होंने अपना बहुत सारा जनाधार और समर्थन आधार खोया है विभिन्न कारणों से। इन कारणों के बारे में हम लोग परिचित हैं, उनके ऊपर हम लोग एक छोटे से कार्यक्रम में सब बातों में हम लोग विचार नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है कि सचिन पायलट जो है वो, उन्होंने भूचाल नहीं मचाया है। ये आला कमान की जो मैं कहूंगा नालायकी है, ये आला कमान की नालायकी। जब उन्होंने अशोक गहलोत को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया था, उसी वक्त अशोक गहलोत से बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई आपके पीछे कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा। ये कैसे उन्होंने मान लिया कि ये आदमी बिल्कुल हमारा दिमागहीन और चेतनाविहीन और किसी किस्म की स्वायत्तताविहीन मोहरा है। हम जहां चाहेंगे उसको खड़ा कर देंगे, हम कहेंगे सिर के बल खड़ा हो जाए तो सिर के बल खड़ा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। इतना वरिष्ठ नेता जिसको आप अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और जो राजस्थान का इतना बड़ा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, 5 बार सांसद रह चुका है, आप उससे उसकी राजस्थान में उसकी जगह कौन लेगा, उसकी पसंद ही नहीं पूछ रहे। और एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो निकम्मा कह चुका है, जिसको वो गद्दार कह चुका है और खुलेआम कह चुका है, जिसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का FIR दर्ज करवा चुका है वो अपने मुख्यमंत्री के तौर पर। तो जब ये तक हो चुका है वहां पर, और फिर आप उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो यही होगा जो हो रहा है। ये तो इनकी अपनी जिम्मेदारी है भाई। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वहां बैठे हुए हैं और पूरी पार्टी चलाने का दम भरते हैं, और इनको छोटी छोटी बातें जो पेशबंदी करनी चाहिए, पहले से सोच के रखना चाहिए, वो कुछ करते ही नहीं। सबके सामने है बिल्कुल। ये समस्या आला कमान की है। विनोद शर्मा जी, कांग्रेस का केंद्र बहुत कमजोर हो चुका है, उसके अंदर कोई दूरंदेशी नहीं है। वो जिसके अंदर दूरंदेशी नहीं होती है, वो अपने लेफ्टिनेंटों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। विनोद शर्मा जी, फिर तो घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि इनएफिशिएंसी है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आगे काम करना है। ये तो क्लियरली जो मौजूदा आला कमान है उसकी इनएफिशिएंसी पे क्वेश्चन हो जाए, उनकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन हो रहा है। देखो, ये जो राजनीति होती है ना, वो काफी हद तक कारीगरी होती है। कांग्रेस में कारीगरों की कमी है। राजनीतिक कारीगर कांग्रेस पार्टी को चाहिए। अब जैसे अभी विनोद बोल रहे थे कि अहमद पटेल के जाने के बाद इनके पास कोई नहीं। अहमद पटेल के टाइम में भी सिर्फ एक ही कारीगर था उनके पास। आजाद साहब अपने आप को भी कारीगर समझते थे, लेकिन अब उनकी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आज कश्मीर में लॉन्च हो गई है। जिस दिन कांग्रेस में इतना बड़ा बवाल है, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। और देखते हो कितनी आजाद है और कितनी लोकतांत्रिक, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी समय है इस रायते को समेटने का। ज्यादातर लोग कहते हैं कि रायता सिमटता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके चलते आउटरीच अगर उसकी तरफ होगी, गहलोत की तरफ। और गहलोत ने, ये हम लोग बोल रहे हैं कि ठीक रहा, हम फोड़ रहे हैं माकन के सर पर। देखिए, मल्लिकार्जुन खारगे को भी भेजा गया था वहां, जो सीनियोरिटी में लगभग बराबर है अशोक गहलोत के, और वो लीडर हैं पार्टी के राज्यसभा में, और पहले लोकसभा में लीडर थे, और बहुत पुराने नेता हैं, दलित वर्ग से आते हैं, और होम मिनिस्टर रहे हैं कर्नाटक में, अगर आप लोगों को याद हो तो। और बहुत अच्छी हिंदुस्तानी बोलते हैं वो। और उनसे माफी मांगी गहलोत ने कि मैं, ये जो हुआ है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। ये गुड मैनर्स, ये कर्टसी दिखाई है अशोक गहलोत ने इन प्रेक्षकों के प्रति। और मैं समझता हूं अभी भी एक विंडो है कि उस विंडो के जरिए ये जो मवाद फैला है इसको दुरुस्त किया जा सकता है। और रही बात जहां तक की लीडरशिप की बात है, तो इतनी बड़ी पार्टी है, इनके पास 120 विधायक हैं, जरूर कोई ना कोई एक ऐसा विधायक तो होगा जिसपे गहलोत और सचिन पायलट दोनों की एक राय बन जाए कि चलो इसको रख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पर।
देखिए पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, और मैं समझता हूं कि अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है, और उसमें पेशरफ्त जो है वो गहलोत साहब को करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है, ये इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है जी गहलोत साहब की जो जीवन भर की कमाई है उसका हुआ है, और मैं समझता हूं जी सर। उनको उसको समेटना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। सर, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो द गेम ऑफ मैसेजिंग, कि आप इस घटना का जैसे रायता फैल गया सर, रायता समेट, मान लिया किसी तरह समेट भी लिया वाइपर से, तो महक आती रहती है। एक मैसेज देना जरूरी होता है, इकबाल कायम करना होता है, वो जरूरी होता है सर। इतना पेसिमिस्टिक क्यों? और एक तो नहीं, मैं इसलिए सर देखिए, अभी एक छोटी सी बात की, वो जोगी बल्कि जो अभी दुबे बोल रहे थे कि बहुत से टीवी स्टूडियो वाले चाह रहे हैं कि सचिन पायलट हो जाए। तुम्हें लगता है कि तुम भी उसी ग्रुप ना सर, ना बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल निरपेक्ष आदमी हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए मनभेद हो गए हैं, ये दिख रहा है सामने, मतभेद होते सुलझ जाते हैं। निरपेक्ष की बात सुनिए, गहलोत को बोला गया कि हम न्यूट्रल रहेंगे इसमें, कांग्रेस के इलेक्शन में न्यूट्रल रहेंगे। अरे इलेक्शन में कहां का न्यूट्रलिटी होती है भाई? क्या ये 3 लोग वोट नहीं डालेंगे इलेक्शन में? नहीं सर मुझे एक ब्रेक लेना है। भी अन्याय हुआ है ना भाई, आखिर में आपने बोल दिया कि हम न्यूट्रल हैं, कांग्रेस के इलेक्शन में न्यूट्रल हैं। विनोद जी, जो कुछ भी कांग्रेस में इस समय हुआ है राजस्थान में, उससे डैमेज हो चुका है। अब उसको आप नोटा है क्या कांग्रेस के इलेक्शन में? नहीं, नोटा तो होता ही नहीं। मुझे लगता है कि नहीं सर, ये एक बहुत मदरहुड स्टेटमेंट है। कोई व्यक्ति इंडिफरेंट नहीं होता। अगर आप मतदान करने जाते हैं तो आप किसी को वोट दे के आते हैं, इसलिए आपका व्यू है, और अगर आप मतदान करने नहीं जाते तो आप लोकतंत्र के अपराधी हैं, मैं ये मानता हूं। आप एक्सप्रेस नहीं करते, बायस नहीं होते, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जो राजस्थान में हुआ है, कांग्रेस में लगातार हो रहा, पंजाब में हो रहा है, यहां हो रहा, वहां हो रहा है, तो इससे डैमेज तो हो गया। अब उसको कैसे समेटा जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में मैसेजिंग का भी बड़ा गेम होता है। इस घटना के बाद क्या मैसेज देगी? क्या गहलोत जी को कोई इनडिसिप्लिन के लिए सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, और आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। विनोद जी आपके पास आता हूं, अग्निहोत्री जी और विकास जी आपके पास। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, राजस्थान में काफ़ी उठापटक है, और वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद कांग्रेस के अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है या तकलीफदेह हो सकता है। विनोद अग्निहोत्री जी, इतने बड़े कांड के बाद अशोक गहलोत जी का क्या होगा? अध्यक्ष पद की रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या मामला रफा दफा रायता समेट दिया जाएगा? देखिए, रायता समेटने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। कमलनाथ जी बुलाए गए भोपाल से, उनसे सोनिया जी की बात हो रही, मीटिंग हुई है। वरिष्ठतम नेताओं में वो एक है, वो अशोक गहलोत से भी बात करेंगे, तो रायता समेटने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। लेकिन अब अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष का नामांकन भरेंगे कि नहीं भरेंगे, इसको लेके अभी सवाल है। क्योंकि आज मेरी बात हो रही थी किसी कांग्रेस के नेता से जो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं और काफी करीब है, मतलब उनकी जो टीम है उसमें, तो उनका कहना था कि मैंने उनसे कहा, मैंने कहा राजस्थान के घटनाक्रम ने काफी, मैंने कहा थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया। बोले थोड़ा नहीं, बहुत पहुंचा दिया, हम लोग बहुत इसको लेकर के यहाँ पर डिस्टर्ब हैं, लेकिन अब चूंकि नुकसान तो हो ही गया, डैमेज बहुत हो गया है, और इसको तो इसलिए जो है रायता तो समेटा जाएगा। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत फिलहाल अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और कांग्रेस का अध्यक्ष कोई दूसरा व्यक्ति शायद बने, कोई और किसी नेता का नाम आए, और उसके बाद फिर राजस्थान का फैसला हो। ये एक रास्ता निकाला जा सकता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की जहां तक बात है, किस पे करेंगे अनुशासनात्मक कार्यवाही? आप अशोक गहलोत को पार्टी से निकाल देंगे, आप जो है 93 विधायकों को पार्टी से निकाल देंगे? भाई अनुशासनात्मक कार्यवाही तो सभी ने की है। अगर सीएलपी की बैठक में विधायक जो नहीं गए 93 के 93, तो सारे अनुशासनात्मक कार्यवाही के दायरे में आते हैं, तो हम निकाल देंगे पार्टी से, तो सरकार बचेगी क्या? और सरकार बचाना भी उतना ही जरूरी है पार्टी के लिए, क्योंकि भैया सारे संसाधन जो है, 2 ही राज्य हैं आपके पास, और वहीं से सारे संसाधन आते हैं। यात्रा चल रही है, उदयपुर चिंतन शिविर है हुआ, बहुत सारे पार्टी के एक्सपेंसेस हैं। वैसे ही इस समय जो माहौल है उसमें कांग्रेस पार्टी को चंदा कितना मिल रहा है, वो एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, कितना उसका डाउनफॉल हो गया है। तो ऐसे में एक सरकार ये भी चली गई,
और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा, आपके रिसोर्सेज भी कमजोर होंगे, और पार्टी जैसा कि भी पैनलिस्ट कह रहे थे पाठक जी कि पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह स्थिति है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति बनी हुई है, वो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में जो है तनातनी है, स्टैंड बाय पे आती है, आप कुछ भी कह लीजिए। और ये बिल्कुल अभय दुबे की बात सही है। ये देखिए, ये दिक्कत तो केंद्रीय नेतृत्व की है ना, जो अभी विनोद शर्मा जी कह रहे थे कि कोई कारीगर नहीं तो सर फिर केंद्रीय नेतृत्व तो दिल कड़ा करके कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप लोग बार बार कहते हैं कि वो कैसे कार्रवाई करे, कड़ा करके दिल लीजिए फिर फैसले। हर बार में आप ये कहेंगे 90 विधायकों के खिलाफ, क्या आप एक मैसेज दे दीजिए किसी एक को, समझ में आ जाएगा सबके। नहीं, आप क्या चाहते हैं? कड़ा करके पंजाब में लिया था फैसला, तो पंजाब हो गया, राजस्थान भी वैसे ही करवा दो। सर कांग्रेस की दिक्कत है कि फैसले तब लेते जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, समय पे लेते नहीं ना। अशोक गहलोत का पार्टी से निकलवा दो कड़ा फैसले के नाम पर, डोटासरा को निकलवा दो, विधायकों को निकलवा दो, हो गया कड़ा फैसला। उसके बाद अगर आज की तारीख में 40-50 सीटें चुनाव में आने वाले हैं, सर अभी आपने कहा, अभी आप ही लोगों ने कहा कि सत्ता सबसे बड़ी केंद्र होती है। मैं कड़े फैसले की बात कीजिए, मैं कड़े फैसले की बात नहीं कर रहा हूँ। क्राइसिस हैंडल करने का तरीका वो बहुत जरूरी। जो कारीगरी की बात कर रहे थे विनोद शर्मा जी, ऐसे कारीगर कांग्रेस पार्टी में पहले बहुत रहे हैं, और अहमद पटेल के टाइम अहमद पटेल सबसे बड़े कारीगर थे, लेकिन उनकी भी टीम थी। अब सुरेश पचौरी थे उनकी टीम में, बहुत बड़े कारीगर रहे, बहुत सारा काम तरीके से करते थे और क्राइसिस मैनेजमेंट करते थे, ऐसा नहीं था। अहमद पटेल की अपनी टीम थी, और आज भी कारीगर हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनको आपने घर में बिठा रखा है। जो लॉयलिस्ट भी हैं, कारीगर भी हैं, बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो घर में बैठे हुए हैं। तो ये दिक्कत तो इनकी है ना, क्योंकि आपने बिठा रखा घर में। अब आप अब केसी वेणुगोपाल साहब जो है वो राजस्थान की पॉलिटिक्स क्या हैंडल करेंगे बताइए? केरल में कितनी पॉलिटिक्स होती है उत्तर भारत के मुकाबले, केरल जैसे राज्य में कितनी, वहां लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस जो पॉलिटिक्स। जी सर विनोद जी, अब देखिए ये परंपरा तो पार्टियों ने बनाई है ना कि केरल वाला राजस्थान का इंचार्ज, उत्तरांचल वाला कहीं और, ये सब परंपरा आप ही लोगों ने बनाई, हमने परंपरा नहीं है। बात समझिए, मेरी बात समझिए आप, वो तो बीजेपी में भी है, वहां भी 4 बार सर। हाँ, अब चूंकि आप बीजेपी के नाम ले रहे हैं विनोद जी, एक मिनट देखिए, मैं दूसरी बात कर, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, और वो गांधी परिवार में या मौजूदा आलाकमान में है, उसको ठीक करने की जरूरत है। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जिस कुर्सी पर केसी वेणुगोपाल जी बैठे हुए हैं, संगठन महासचिव, और हर जगह उनको बुलाया जाता है, भेजा जाता है, क्या वो इतने बड़े देश की तमाम सारी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको अध्ययन करने में, उनको समझने में, और क्राइसिस उस कारीगरी में, जिस कारीगरी की बात कर रहे हैं विनोद शर्मा जी या मैं भी करता हूं, क्या उस कारीगरी का उनको कोई अनुभव है? उन्होंने इस तरह कारीगरी की है क्या? ये महत्वपूर्ण चीज है। वो इंचार्ज प्रभारी की बात नहीं कर रहा हूं, तो हेम ऑफ द अफेयर्स में ऐसे लोग बैठने चाहिए जो वाकई कारीगर हो, और लोग ऐसे हैं आपके पास, लेकिन आप उनको घर में। विनोद जी समय एक बार विकास जी के पास चलो। कारीगरी देखिए सर, कारीगरी, मैं, आप लोग हमसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, कारीगरी तब आपकी साबित होती है जब आपको डिसीजन लेने दिया जाता है। एक बार वेणुगोपाल को फैसले लेने की आजादी दे दीजिए, अभी कारीगर साबित हो जाएंगे कल से वो कि बहुत बड़े कारीगर हैं। वो बीजेपी में ऐसे ही कारीगर बने, फटाफट डिसीजन लेते हैं। विकास पाठक जी, सर समय एकदम कम हो रहा है, एक बार विकास पाठक जी में बीजेपी में मोदी जी और लेते हैं। ठीक है, वही 2 लोग ले रहे हैं ना, कारीगर हैं, लेकिन वो फैसले ले रहे हैं ना, फैसले तो ले रहे हैं ना। विकास पाठक जी, क्या गांधी परिवार ब्लैकमेल रहेगा? जैसे सर लोग कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ क्या करेंगे आप? पार्टी थोड़ी बदल देंगे, सबको निकाल देंगे क्या? तो आप ब्लैकमेल रहिए और जैसा वैसे चलने दीजिए। अशोक गहलोत को निकाल दिया जाए पार्टी? नहीं, मैं सर नाम छोड़िए, अब मैं कह रहा हूं कि इस पूरी घटना में जो भी कुछ हुआ है, आप उसको बगावत कहिए, रिबेल कहिए, या अनुशासनहीनता कहिए, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? क्या अभी भी ऐसे ही चलता रहेगा, और कौन बनेगा? क्या अशोक गहलोत जी रेस में रहेंगे, बाहर हो जाएंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी विकास जी, आपसे। देखिए, अब अशोक गहलोत जी रेस में रहना पता नहीं, थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी काफी उनके अगेंस्ट मूड हो चुका होगा। बाकी दूसरा जो सवाल है, गांधी परिवार ब्लैकमेल्ड रहेगा क्या? मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर यह सवाल गलत है, क्योंकि वो ये सिस्टम है डिसीजन मेकिंग का, जो राहुल जी के टाइम पे भी हुआ है, ये बेसिकली इंदिरा गांधी के दौर का सिस्टम है। लेकिन इंदिरा गांधी थी, राहुल गांधी इंदिरा गांधी नहीं है। तो होता क्या है कि कभी कभी होता है, देखिए ऐसा हो जाता है कि मैंने एक बार केस सुना था कि कोई बहुत बड़े धावक थे, वो थोड़े बूढ़े हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर रेस लगाने की कोशिश की, तो तेज दौड़ने के चक्कर में उनका हार्ट फेल हो गया। आपकी हमेशा जो स्ट्रेटेजी है
वो होनी चाहिए अपनी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। इसलिए सवाल ये है ही नहीं कि गांधी परिवार ब्लैकमेल हुआ कि नहीं। गांधी परिवार क्या ये समझ रहा है कि हमारी पार्टी है जो भी टिकी हुई है वो रीजनल छत्रपों के बेसिस पे टिकी हुई है। एक अमरिंदर सिंह आप खो चुके हैं, किसके लिए खो चुके? वैसे व्यक्ति के लिए जो जिनको बाद में जेल हो गई, और एक ऐसे व्यक्ति जिनको मैं बहुत साल तक तो पार्लियामेंट में भाजपा के एमपी के बतौर जानता था, उनके लिए आपने कुर्बान कर दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। अब अशोक गहलोत, इसमें कोई दो राय नहीं है, राजस्थान में अशोक गहलोत की लोकप्रियता राहुल गांधी से नहीं तो 10 गुना है। आप आज देखिए भाजपा समर्थक भी राजस्थान का बोलता है मुख्यमंत्री बुरे नहीं थे। तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। जैसे कि एक जमाना था जब नितिन गडकरी ने और राजनाथ सिंह ने स्टेट चीफ मिनिस्टर्स का सम्मान किया 2009 के बाद, जब पता था कि नरेंद्र मोदी की बदौलत, शिवराज सिंह चौहान की बदौलत आप टिके हुए हैं, तो जहां के कारण आप टिके हुए हैं उसका तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। मैं बहुत सारी बात बोल चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं कि लोकसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस इन सब स्टेट्स में डिप करता है। कम से कम नहीं तो बीजेपी 15 परसेंटेज पॉइंट का फर्क लोकसभा में डालती है। इसलिए परिवार को समझना चाहिए कि इन स्टेट्स में जो चीफ मिनिस्टर हैं ये आपसे अधिक लोकप्रिय हैं और उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन आपको रखना होगा। विकास जी, समय एकदम समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत हूं। मेरा मानना ये है, या मेरी समझ ये कहती है कि अगर जिसको हम 24 के लिए विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं, राहुल जी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, केंद्र में उनको रख रहे हैं, पार्टी के वो मुखिया हैं, अगर छत्रप उनकी नहीं सुन रहे, भले ही कितने पॉपुलर हों, तो ऐसे 10 छत्रप मिलके कैसे पार्टी चलेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए। आपने बीजेपी का उदाहरण दिया, जिस दिन गोवा में ये तय हो गया कि नरेंद्र मोदी लीड करेंगे, उसके बाद अडवाणी जी साइड हो गए थे। डिसीजन एक बार ले लीजिए, उसके बाद किसी की नहीं सुननी, चाहे जितना बड़ा नेता हो। ये डिसीजन लेने का सवाल है यहाँ पे। अगर राजस्थान में ये हो रहा है तो कल छत्तीसगढ़ स्टैंड बाई पे खड़ा है, कर्नाटक उसके बाद लगातार लाइन पे लगा हुआ है। तो डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ अलोकप्रिय लगे लोगों को, अशोक गहलोत को बुरा लगे तो लगे फिर, या फिर आप उसी घनचक्कर में फंसे रहिए और रायता समेटते रहिए। सर, समय एकदम समाप्त हो गया, माफ़ी चाहूँगा। अभी इस पर 1-2 दिन और चर्चा होगी, अभी तो मामला सिलता कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा में बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, लोगों को सुनने में समझने में आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।